नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट करता है। डाउनवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट आर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स। हमने इसमें दो तरह से बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के आधार पे हमने बताया था जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो तीन तरह का होता है। एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है और तीसरा आपने को बताया था कि वेसाइकल्स के द्वारा आपका ट्रांसपोर्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें आपका जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें हमारे सब्सटेंस जो होते हैं अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी के जो है की मदद से जो है ये मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें मैंने दो एग्जांपल दिया था आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। दूसरा मैंने बताया था आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जिसमें आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स पे आपका कोई भी मॉलिक्यूल आपके चिपक करके और जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं तो वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें आपका दो बताया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा आपका वेसाइकल्स के द्वारा या तो एंडोसाइटोसिस होता है या फिर एक्सोसाइटोसिस होता है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हमने बताया था कि सेलुलर एनर्जी रिक्वायरमेंट के आधार पर दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। एक आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वेयर देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो वहाँ पर खुद को जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अपनी जो इंट्रिंसिक काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वजह से उसमें रैंडम मूवमेंट होती है और वो आपके ट्रांस मेम्ब्रेन ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार हो जाते हैं। जबकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, उसमें सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, उसको आपको देखना हो तो मैंने अपना इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। आज इसी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था तीन तरह का ट्रांसपोर्ट। पहला था काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन और दूसरा बताया था ऑस्मोसिस। ये दो ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा आपका सब्सटेंसेस होते हैं अपने खुद की काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग करके मेम्ब्रेन के अक्रॉस पार हो जाते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा और ऑस्मोसिस के द्वारा। तो आज मैं आपको पहला आपका जो प्रोसेस आपका डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के द्वारा ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे आपका सब्सटेंसेस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज हो जाते हैं, उसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट में आज मैं आपको पहला प्रोसेस डिफ्यूजन पढ़ाऊंगा। डिफ्यूजन एक शब्द डिफ्यूज से बना है। डिफ्यूज मतलब होता है स्प्रेडिंग, मीन्स क्या होता है, फैलना। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन जो होता है उसको समझने पर इससे पहले हम एक ये समझेंगे कि एक सोल्यूशन के अक्रॉस आपका जो है डिफ्यूजन कैसे होता है। तो कहा जाता है व्हाट इज डिफ्यूजन, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ये हमारा डिफ्यूजन जो होता है एक पैसिव प्रोसेस होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, पैसिव प्रोसेस आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें खुद जो मॉलिक्यूल या सॉल्यूट या पार्टिकल्स होते हैं उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनकी रैंडम मूवमेंट होती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस इन व्हिच देयर इज अ रैंडम मिक्सिंग होती है। रैंडम मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स कह लीजिए, मॉलिक्यूल्स कह लीजिए या सॉल्यूट कह लीजिए, इन अ सॉल्यूशन ड्यू टू इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो सॉल्यूट या पार्टिकल्स होते हैं उनकी अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, उसमें लगातार मूवमेंट होती रहती है
और ये लगातार मूव करते रहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था ब्राउनियन मूवमेंट होता है, और उसकी वजह से क्या हो जाती है, ये लगातार जब मूव करते हैं तो एक समय ऐसा आता है पूरे सॉल्यूशन में आपका एक समान रूप से फैल जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, और जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। ठीक है, इसमें आपके सोल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं आपका, जिसको आप घोलते हैं, जैसे आपका चीनी और पानी आप घोलते हैं, तो चीनी क्या होता है जो कम मात्रा में होता है या जिसको घोलते हैं उसको आप सल्यूट कहते हैं, और जिसमें घोल आ जाता है या कह सकते हैं जो लार्ज अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। तो डिफ्यूजन एक्चुअली क्या होता है, आपका सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का होता है ना, दोनों का, यानी वाटर का, अगर सॉल्वेंट मान लीजिए पानी है, चीनी आपका है ना, शुगर, तो शुगर और शुगर के मॉलिक्यूल्स का भी डिफ्यूजन उस सोल्यूशन में होगा, और आपके वाटर के भी मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन उस सोल्यूशन में होता है। अब कैसे होता है आपका चीनी के मॉलिक्यूल्स या आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होता है उनका डिफ्यूजन कैसे होता है कि फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, उनका उस पानी में जो है जहाँ पर कंसंट्रेशन, जैसे आप एक बीकर ले लेते हैं है ना, इसमें आपका पानी भरा हुआ है ना, और इसमें आप चीनी डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप चीनी चम्मच से यहाँ गिराते हैं तो यहाँ पर आपका चीनी नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो अब आप खुद देखिए कि चीनी का कंसंट्रेशन कहाँ है, इस एरिया में ज़्यादा है, जबकि ये पूरे एरिया में चीनी है ही नहीं। और इसी तरह से आपका ये पानी अगर देखेंगे तो पानी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पानी नहीं है। तो होता क्या है कि चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं डिफ्यूज होते हैं शुगर के, और डिफ्यूज होते होते एक समय आता है ऐसा आएगा कि ये इसमें इस तरह से इवनली डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हर जगह इसके शुगर के पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और इसी तरह से वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे की तरफ, यानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों आपके पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाते हैं, और एक तरह से फिर फाइनली आपका शरबत बन जाता है। एक और एग्जांपल दे करके आपको हम समझाएंगे। इसमें तो आपको कलर का पता नहीं चलेगा क्योंकि चीनी और पानी दोनों ही कलरलेस टाइप के होते हैं। अगर हम एक वाटर लें है ना, और इसमें कोई डाइज डाल दें, कोई डाइज बहुत तरह की आती हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू होता है, मिथाइल ऑरेंज होते हैं, बहुत सारे आपके डाइज आते हैं, कलरेंट होते हैं। उनको अगर उनके कुछ क्रिस्टल लेकर के, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल ले लो है ना, उसको अगर हम डाल देते हैं, तो जब हम क्रिस्टल को यहाँ डालेंगे तो सबसे पहले शुरुआत में तो क्रिस्टल यहाँ आके बैठेगा। ठीक है, अब क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। किसका किसका होगा, दोनों का होगा। आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, एंड जो आपके डाइज के पार्टिकल्स होते हैं उनका भी डिफ्यूजन होगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द इट्स लोअर कंसंट्रेशन। और ये इस तरह से पूरे पानी में आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये मान लीजिए आपका पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल होता है, तो वो आपका क्या होता है, पिंक कलर का होता है ना। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पानी का कलर पहले इतने ही एरिया में रेड था है ना, धीमे धीमे ये कलर जो है जब इसका डिफ्यूजन हुआ तो ये कलर जो है आपके कुछ और दूर तक आपको फैला हुआ नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ नज़र आएगा और यहाँ तक पानी आएगा। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं इनके पार्टिकल्स पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाएंगे और पूरे पानी का कलर आपका रेड रेड जैसा दिखेगा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं। आपका अगर ये लाल रंग का क्रिस्टल है तो क्या होता है, पहले यहाँ पर आप जब डालते हैं तब यहीं पर रहता है, उसके बाद क्या होता है थोड़ा ऊपर जो है जब डिजॉल्व होता है, डिफ्यूज होता है, तो ये इस तरह से थोड़ा सा आपको रेड दिखेगा, थोड़ा सा ये कलरलेस वाटर दिखेगा। और एक समय ऐसा आता है कि पूरे पानी में डिफ्यूज हो जाते हैं इसके पार्टिकल्स और पूरा पानी ही हमको लाल लाल दिखने लगता है। तो ये जो कंडीशन होती है यही हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, जिसमें पूरा का पूरा पानी जो होता है
वो एक होमोजीनियस मिक्सचर की तरह हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं या सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के वजह से लगातार रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। और ये रैंडम मूवमेंट इस तरह से करते रहते हैं कि ओवरऑल पूरे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जो होता है वो सेम बना रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा यहाँ पर नहीं, वो इनका रैंडम मूवमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंसंट्रेशन डिफर कर जाएगा। वो पूरा का पूरे पानी का कंसंट्रेशन समान होता है। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा आप इसका डिफ्यूज़न का इससे समझ में आया। अब यही डिफ्यूज़न आपका क्या है, अगर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो, यानी कोई सब्सटेंस जो कि आपके या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उनका अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके लिए परमिएबल है तो वो आसानी से जो है इसी तरह से डिफ्यूज कर जाती है। परमिएबल होना ज़रूरी है उस सब्सटेंस या मॉलिक्यूल के लिए। परमिएबल अगर होगी तो आपका बहुत आसानी से इसी तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मॉलिक्यूल या सब्सटेंस डिफ्यूज कर जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो आपका डिफ्यूज़न होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस के मूवमेंट में या डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हम फैक्टर बताएंगे स्टिफनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप जानते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन का किसी सब्सटेंस का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके जो है आर पार इधर और इधर के कंसंट्रेशन, किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। ये तो आप भी जानते हैं। इसी तरह से अगर आयंस की बात करें तो आयंस, ये तो मॉलिक्यूल्स के केस में हो गया। अगर आयंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें हमारा जितना ज़्यादा डिफरेंस किस में होगा, आपका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है ना। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट में जितना ज़्यादा स्टिफनेस होगी उतना ही वो फास्ट डिफ्यूजन होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो आपका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा आपका टेम्परेचर है। दूसरा फैक्टर आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर कहा जाता है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। इसीलिए ये देखा गया है कि आपको जब फीवर होता है, जब आपको बुखार उखार आ जाता है तो उस समय आपके शरीर में होने वाले बहुत सारे जो डिफ्यूजन, जो कोशिकाओं में जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर जिस है मास ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस जिसको डिफ्यूज होना है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार, उसके मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही, आप जानते हैं जितना ही बड़ा पार्टिकल होगा, अब ये बड़ा पार्टिकल है, इतना बड़ा पार्टिकल है, मास जितना ज़्यादा होगा तो इसको यहाँ से क्रॉस होने में समय लगेगा ना, तो क्रॉस होने में समय लगेगा, जाहिर सी बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। यानी अगर मास ज़्यादा है सब्सटेंस का तो डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा उसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस घट जाता है। ठीक है, यहीं अगर इसका छोटा पार्टिकल है, ये बड़ा पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल अगर मास कम है तो क्या होगा, ये आसानी से तुरंत निकल जाएगा। तो अगर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल मास का होता है, छोटे मास का अगर कोई सब्सटेंस का पार्टिकल है तो वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ होगा, वो जल्दी जल्दी अपना डिफ्यूज कर जाता है। चौथा आपका है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका लेना है, सरफेस एरिया हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया आपका अवेलेबल होता है फॉर डिफ्यूजन रेट, फॉर डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस, वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी डिफ्यूजन के लिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे लंग्स को अगर हम खोल करके देखें तो लंग्स के अंदर स्मॉल एयर सैक्स होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं आगे पढ़ाऊँगा कि उसमें छोटे छोटे सैक्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से। लास्ट एंड पे आपका इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। हर एक सैक को हम एल्व्यूलाई कहते हैं।
ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये आपके लंग्स की इनर जो वॉल होती है उसी की फोल्डिंग्स होती हैं, जिससे क्या होता है इस तरह से फोल्डिंग बैग लाइक बनाने से क्या होता है इनका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। तो इनका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है तो जब हम सांस लेते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन आती है उसको बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिलता है और वो फटाफट इसके मौजूद नीचे मौजूद जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें तुरंत यहाँ से डिफ्यूज होकर के ब्लड में चली जाती हैं, या ब्लड में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ से डिफ्यूज होकर के एल्वियोलस में आ जाती है और वहाँ से ये बाहर एक्सहेल हो जाती है। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही डिफ्यूज़न जो होगा इन गैसेस का फास्ट होता है। एक आपका डिजीज़ होता है एम्फीसीमा जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एम्फीसीमा में क्या होता है, ये एल्वुलाइज के जो सैक्स होते हैं, ये सैक जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। एल्वेलाइज डैमेज हो गए। अब ये एल्वेलाइज इस तरह से मान लो हो जाते हैं, एक सिंपल बैलून जैसे, ये सब बीच के सारे स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए। अब ये हो गया, अब ये जब स्ट्रक्चर खत्म हो गया इसका सरफेस एरिया घट गया, इसका सरफेस एरिया घट जाता है और हम को क्या होता है, शॉर्ट ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। सांस लेते हैं लेकिन हमारा क्या होता है, जब हमको ऑक्सीजन ही इसमें सरफेस एरिया कम है तो डिफ्यूजन आपका ऑक्सीजन का कम हो जाता है। ऑक्सीजन जब कोशिकाओं तक कम पहुंचती हैं तो हमें शॉर्ट ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन उस सब्सटेंस का उतना ही ज़्यादा हो जाता है। लास्ट आपका फैक्टर जिस पे आपका डिफ्यूजन डिपेंड करता है, दैट इज द डिफ्यूजन डिस्टेंस। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, डिफ्यूजन डिस्टेंस होता क्या है। डिफ्यूजन डिस्टेंस, अगर सिंपल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये तो बहुत ही पतली होती है, इसमें कोई डिस्टेंस तो है नहीं। ये थिकनेस कितनी है, ये बहुत ज़्यादा थिक थोड़ी ना होती है। हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ाया था, स्टडी स्ट्रक्चर बताया था, तो हमने बताया था ना 70 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है एवरेज। आपका जो लिपिड बाइलियर होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी थिकनेस नहीं है, इसको तो आराम से कोई भी सब्सटेंस आपका आसानी से पास करेगा। तो ये डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो नॉर्मल के केस में तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो हमारा लंग्स की जैसे ये एल्विलाइज होती है, इनकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस पे क्या होता है, कभी कभी हमको क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है, कफिंग होती है, यानी इसमें बहुत सारा कफ जम जाता है। अब इसी के ऊपर क्या हुआ पता चला, मोटा सा इसमें एक मोटी सी लेयर कफ की पड़ गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा ये कफ आ गया, बलगम आ गया। अब बलगम आ गया, अब हवा जो ऑक्सीजन आपका यहाँ से इसको डिफ्यूज होना है तो उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो यही डिस्टेंस है कि डिफ्यूजन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा ये मोटा आपका बलगम का कोटिंग बन जाएगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस इसको ऑक्सीजन को ट्रैवल करना पड़ेगा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो क्या होगा, उतना ही इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन घट जाएगा। यानी डिफ्यूजन डिस्टेंस यही होता है जो आपका बलगम का फ्लूइड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों की पूरी जो थिकनेस होती है, ये जितना ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही घट जाता है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन रेट को। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें दो ही पार्ट्स होते हैं, एक तो लिपिड बाइलेयर पार्ट होता है और दूसरा हमारा आयन चैनल्स होते हैं। तो हमारा कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन या तो आपका लिपिड बाइलेयर के थ्रू होगा या फिर आपके इन आयन चैनल्स के द्वारा होता है। तो आपके लिपिड बाइलेयर के द्वारा किन सब्सटेंसेस या किन मॉलिक्यूल्स का आपका डिफ्यूजन होता है, ये आपको पहले भी बताया है कि वे मॉलिक्यूल्स जो कि फैट सॉल्युबल होंगे। फैट सॉल्युबल क्योंकि आपका ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ये फैट की तरह लिपिड्स होती हैं जो कि इसमें जो और हाइड्रोफोबिक होती है। तो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं या फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सभी आपके आसानी से जो है इस मेम्ब्रेन को, जो लिपिड बाइलेयर होती है उसको आसानी से इस तरह से डिफ्यूज करके एक तरफ से दूसरे तरफ पहुंच जाते हैं। इसमें इस लिपिड बाइलेयर से डिफ्यूजन करने वाले जो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बहुत सारे आपके एग्जांपल हैं,
इसमें जैसे आपका जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, और जो आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ए, डी, ई, के, और इसके अलावा स्मॉल एल्कोहल्स, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के एल्कोहल्स के होते हैं, इसके अलावा अमोनिया, ये सब आपके इस लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस आपके डिफ्यूज होकर के दूसरे तरफ पहुंच जाती है डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये ध्यान रखिएगा, डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही जाएगी, ठीक है, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर। कुछ आपको मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था, कुछ आपके ऐसे भी स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके आसानी से आपके ये डिफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमने बताया था कि क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं, और लेकिन वो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होते हैं, वो स्क्वीज आउट हो जाते हैं, इस मेम्ब्रेन की टेल में से स्क्वीज आउट हो जाते हैं। हमने बताया था वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और यूरिया, इनका जो डिफ्यूजन होता है इसी तरह से होता है। तो वो वाटर और यूरिया के मॉलिक्यूल्स भी आपके इसी लिपिड बाइलेयर से डिफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी आपके कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से को पार करके अंदर आ जाते हैं, और बहुत सारे आपके ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कोशिका के अंदर से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को से डिफ्यूज होकर के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिपिड बाइलेयर के थ्रू अगर डिफ्यूज होना था। दूसरा हमने बताया आयन चैनल्स के थ्रू, और आयन चैनल्स वो मॉलिक्यूल जो कि आपके चार्ज्ड आयंस होते हैं या आपके जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं या हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, ये सारे सब्सटेंसेस किसके थ्रू, हमारे स्पेशल जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उनके थ्रू ये क्रॉस कर जाते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिनको हम आयन चैनल्स कहते हैं। कहा जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैक्सिमम मोस्ट जितने भी आपके आयन चैनल्स मौजूद होते हैं उसमें से जो है सबसे ज़्यादा जो सेलेक्टिव आपके होते हैं किसके लिए होते हैं, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए होते हैं, ठीक है। पोटेशियम और क्लोराइड आयन के लिए सबसे ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं, और कुछ ही चैनल ऐसे होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं फॉर द सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन। ये आपका एक मैंने पोटेशियम आयन चैनल के बारे में दिखाया है। इसमें कहा जाता है ये पोटेशियम आयन जो चैनल्स होते हैं ये आप देखेंगे इनकी संख्या अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हिसाब से देखा जाए तो इनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरी कोशिका में चारों ओर घिरी हुई है, लेकिन इनकी संख्या जो होती है कम होती है। तो इसलिए अगर कहा जाए इसमें दोनों में रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जाहिर सी बात है आपका लिपिड बाइलेयर के थ्रू जो डिफ्यूजन रेट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयन चैनल्स। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही लिपिड बाइलेयर का बना है, ये बीच बीच में कहीं धंसे हैं तो इनका सरफेस एरिया कम है, तो इनके थ्रू होने वाला जो डिफ्यूजन होगा जाहिर सी बात है उसका रेट जो होगा वो लिपिड बाइलेयर से होने वाले डिफ्यूजन के रेट से कम ही होगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ये कहा जाता है कि अगर ये पोटेशियम आयन चैनल है, कहा जाता है लगभग 1 मिलियन पोटेशियम आयंस होते हैं विद इन 1 सेकेंड आपके इस जो है चैनल से होकर के पास कर जाते हैं, 1 मिलियन विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो अपने आप में भले इसके कंपेरिजन में ये स्लो है लेकिन होता बहुत फास्ट ही है, ठीक है। फिर ये देखा गया है कि ये जो पोटेशियम आयन चैनल की जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं इसका एक प्रोटीन का एक हिस्सा होता है वो एक गेट की तरह काम करता है। अगर ये गेट ओपन है, ये गेट इस तरह से ओपन है तो पोटेशियम आयन आपके जो है वो डिफ्यूज कर जाते हैं, मीन्स इस मेम्ब्रेन प्रोटीन से होते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अगर ये गेट क्लोज रहता है तो जो है पोटेशियम आयन जो है इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से होकर के नहीं जा पाते हैं और अंदर ही रह जाते हैं। जैसे आपका घर का कमरे का दरवाज़ा अगर खुला है तो आप निकल जाओगे बाहर, और अगर बंद है तो नहीं निकल पाओगे। तो उसी तरह से इस पोटेशियम आयन चैनल में इस तरह से होता है। कहा जाता है कुछ आपके ये चैनल्स में इसका रेगुलेशन कैसे होता है कि गेट ओपन होगा या क्लोज होगा। तो ये कुछ केसेस में क्या होता है कि अल्टरनेट ये ओपन होते रहते हैं और क्लोज होते रहते हैं, मतलब एक बार ओपन हुए फिर क्लोज हो गए, फिर ओपन हुए क्लोज हो गए। जब ओपन हुए तो पोटेशियम आयन आपका निकल गया, जब क्लोज हो गए तो नहीं निकल पाया। कुछ केसेस में क्या होता है ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के गेटेड आपके चैनल्स होते हैं उनका
खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करता है? अबाउट द केमिकल कंपोजिशन व्हिच सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, उसके हिसाब से इसका खुलना और बंद होता है, उसके हिसाब से खुलता है और बंद होता है। ठीक है, तो ये पोटेशियम आयन चैनल है। जब ये खुलता है तो पोटेशियम आयन मूव कर जाता है डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये पोटेशियम आयन उधर ही मूव करेंगे, चाहे बाहर से अंदर आए चाहे अंदर से बाहर आए, वो डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। एक हमने बताया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एक इलेक्ट्रिकल एक इलेक्ट्रोकेमिकल। तो जब आयन की बात होती है तो इसमें मॉलिक्यूल की वजह से कंसंट्रेशन और आयन की वजह से इलेक्ट्रिकल, दोनों का कंबाइंड इन्फ्लुएंस आता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से ये डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट, दैट इज द डिफ्यूजन। और आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।